और इट्स प्लेस्ड अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो इस तरफ से तो कोई टेंजेंशियल कांटेक्ट है नहीं, एक ही कांटेक्ट है, कौन सा? नॉर्मल। लेकिन ग्राउंड से है टेंशियल कांटेक्ट, ऑब्वियसली नहीं होगा तो फिर जीरो फोर्स कैसे हो सकता है हॉरिजॉन्टल में? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में केवल N1 से तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, N1 से तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता ना। तो रॉड पे इस ग्राउंड से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स किस डायरेक्शन में? तो रॉड का मोशन अगेंस्ट द वॉल, तो इस कंडीशन में रॉड जो है ना वो स्टेट ऑफ टॉपलिंग बोलते हैं, इसे पलटने की अवस्था में रहती, पलटना इसे टॉपलिंग बोलते हैं, स्टेट ऑफ टॉपलिंग में है रॉड। अब स्टेट ऑफ टॉपलिंग में रॉड अगर स्किड करेगी या स्लिप ऐसे, तो ऑब्वियसली टेंड टू स्लिप आउटवर्ड, तो ये इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है जो इनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये इसका कंप्लीट फोर्स डायग्राम है जब रॉड यूनिफॉर्म है, जब वेट सेंटर पे एक्ट कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म हो तो आगे पीछे एक्ट करेगा, बाकी फोर्सेज एज इट इज। नेट फोर्स जीरो, आपने बढ़िया बताया, W इज इक्वल टू N2, और बताते जाए बच्चे N1 इज इक्वल टू F, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद अगर मैं इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देख लूं तो वो कांटेक्ट के बराबर कांटेक्ट नोन है नहीं। हाँ, अगर N2 की वैल्यू देख लूं, N2 मैंने रिकवर कर लिया है W के बराबर। आगे चलते हैं, इक्वेशन अभी खत्म नहीं हुई हमारे पास, इक्वेशन बनाने का एक और मोड है, वो है चलो ए के अबाउट टॉर्क लेने का पर्पस सर सीधा पर्पस है, इस मोस्ट क्राउडेड है, आप ले तो वैसे किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते हो, लेकिन ए के अबाउट टॉर्क लोगे तो मैक्सिमम एक्सप्रेशंस आएंगे नहीं, जो आएंगे वो संख्या में 2 है, मैं बना रहा हूं, और इनकी दूरियां भी ए से बता रहा हूं। इसका डिस्टेंस ए से और इसका डिस्टेंस ए से, ध्यान पूर्वक देखें, कहीं कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, हर चीज को ध्यान से देखें। तो अगर मैं N1 का टॉर्क ए से लूंगा तो N1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, कितना, और मैं अगर W का टॉर्क लूंगा ए से तो कितना है, N1 का टॉर्क ए के अबाउट N1 इंटू L साइन थीटा, डायरेक्शन इन, इसका आउट, डायरेक्शन इन है तो माइनस प्लस क्या लगाना, अब तो इन और आउट दे आर इक्वल, तो सीधा इक्वेट कर दिया। अब तो माइनस प्लस वाला स्ट्रेटजी हो गया ओवर, तो जीरो को हटा देते हैं यहां से, अब तो मैंने सीधा इक्वल कर दिया भाई। ये कुछ रिलेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन्हीं से रिकवर करते हैं वैल्यू ऑफ एफ। तो यहां से N1 का वैल्यू आया बच्चे, देख L और L कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको आप 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हो, और cot थीटा। प्यारे बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और यही है, तो ये याद करा के वैसे भेजा जाता है इस सवाल में बच्चों को ये याद, फॉर्मूला हमेशा याद करवाया जाता है, यूनिफॉर्म रॉड हो बस ये याद रखना, ऐसा ना हो कोई, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और स्थिति भी यही हो कि सामने दीवार कैसी हो, स्मूथ, भाई कल को वो भी रफ हो तो उस पर भी ऊपर फ्रिक्शन, तो फिर सोचना पड़ेगा ना, कुछ मॉडिफाई ना करे एग्जामिनर कहीं। तो इस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, W/2 cot थीटा, ये फॉर्मूला याद है मेरे बच्चे को। अब आया सवाल मेरे सामने 2025 का, 20 kg 5 मीटर स्मूथ वर्टिकल वॉल, एंगल 60 डिग्री, राइट, और ये वॉल से एंगल है 60 डिग्री, अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल 60 डिग्री विद इट, ये एंगल कितना दिया है 60, तो थीटा कितना हो गया 30, और cot 30 का वैल्यू कितना हो गया, या 1 अपॉन tan 30 बोल दो, 1 अपॉन tan 30, tan 30 1/√3 और cot 30 √3, और स्टैटिक फ्रिक्शन व्हाट इज W here, ये है सर 100√3 न्यूटन, एफएस की वैल्यू है 100√3 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे, याद है बच्चों को, याद होता है, ऐसा नहीं है, आपको भी याद है, क्लास में भी आपको कराया गया है। और जो एनसीईआरटी का सवाल है उसके बारे में भी सुनो, देख एनसीईआरटी में ये पूछा गया है इसी सवाल में, सुना ध्यान से, कि
अ कॉन्टेक्ट ऑन ग्राउंड, क्या पूछा है? और ग्राउंड पे कॉन्टेक्ट नॉर्मल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम है बच्चे। ग्राउंड पे कॉन्टेक्ट नॉर्मल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम ये होगा। और N2 ऑलरेडी नोन है, N2 की कोई लड़ाई तो है ही नहीं, N2 तो W है, बस यहाँ W और यहाँ W/2 cot थीटा आ गया आंसर। ठीक है ना भाई, ये NCERT का है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत साल इसने इंतजार कराया इस सवाल ने अपने एग्जाम में आने के लिए, बहुत साल। एवरी ईयर ये कहा जाए कि भाई आएगा आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है NCERT का ये, क्योंकि जेईई मेंस में भी बहुत बार पूछा गया, तो लगा कि अपने यहाँ भी तो आएगा भाई एग्जाम में, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लगभग एक जैसे ही सवाल रहे। प्लैंक है, सपोर्टेड बाय 2 सपोर्ट 1 सपोर्ट, देखा नहीं आपने पीछे जितने PYQs थे। तो थोड़ा सा इस बार चेंज आया इक्विलिब्रियम के सवाल में और एक बेहतर सवाल सामने आया, बट उसका सोर्स नहीं बदला। क्वेश्चन बदला लेकिन सोर्स वही रहा, क्या? NCERT, सोर्स अपना NCERT रहा। तो इसको आप फॉर्मूला भी याद रखिए, बाकी मेथड्स इसलिए याद रखिए, कल को रॉड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, मेथड चलेगा। कोई बच्चा सीढ़ी पे सपोज ये लेडर है, उस पर चढ़ा दिया तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, लेकिन मेथड तब भी चलेगा, एक फोर्स और आ जाएगा लेडर के अलावा बच्चे का। तो ये हर सिचुएशन को भाई हमें पावर होनी चाहिए कि उसको हम टैकल कर पाए वहां पर, और वो तभी आएगी जब ऑनेस्टली सवाल लगाते चले जाओगे भाई। ठीक है, सामने कुछ लिखा है, क्या लिखा है? एंगुलर मोमेंटम, और वो ब्रैकेट की बात बाद में करेंगे, तब तक आप उसको पढ़ते रहिए। आपको अगर समझ में आ जाए तो उसका हिंदी बना के मेरे को बताइएगा। चलिए, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, राइट अबाउट O, और मैं बता देता हूं इस फिगर में O कहां है। A particle with velocity v, एक पार्टिकल है विद वेलोसिटी v, और सेम फिगर जैसा पिछली बार फिगर बनाया था हमने, मानो XY प्लेन में अगर कोई पार्टिकल है विद वेलोसिटी v और ये उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये इसका लाइन ऑफ, अरे क्या बात है, लाइन ऑफ एक्शन बोल दिया, क्या बात है, खतरनाक अंग्रेजी, लाइन ऑफ मोशन है, ये उसका इंस्टेंटेनियस लाइन ऑफ मोशन है, अगले क्षण पे घूमेगा, बदल जाएगा भाई। लाइन ऑफ मोशन अभी ऐसा है, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, तो अगर चल रहा है तो घूमेगा ना। ये लाइन ऑफ मोशन है उसका बच्चे, इंस्टेंटली। तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट O ये होता है mr क्रॉस p। p क्या है? लीनियर मोमेंटम। ये m हटा देते हैं बच्चे, ये r क्रॉस p, r क्रॉस p, और अगर m में लिखेंगे r क्रॉस v हो गया। ठीक, तो अगर सवाल में जैसे पीछे क्वेश्चन था टॉर्क का, अगर वेक्टर दिया है p का तो वो वेलकम भाई, आप क्रॉस प्रोडक्ट सीधा निकलवा लो, नहीं तो फिर वेलोसिटी दी तो वेलोसिटी से निकलवा लो, राइट। ये एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूलास अबाउट O। इसी फॉर्मूला को थोड़ा जनरलाइज करते हैं, जहां R और V के बीच का एंगल ये देख कितना है, थीटा। बिल्कुल एग्जैक्टली टॉर्क वाले फिगर की तरह ही हम लोग बात कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन सवालों को करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी जो हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन किए उनको भूल जाएं कि सर वो नहीं आप करा रहे। अरे वो तो एक स्टैंडर्ड मैटर है ना, वो आपके पास होना ही चाहिए। कुछ नया आएगा तो उसमें से निकलेगा, और कुछ अगर फॉर्मेट वही रहा एज यूजुअल, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस हैं PYQs में या NCERT में, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। बाकी जो आपको पढ़ाया गया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, नोटबुक में जो लिखा है वो तो इम्पोर्टेंट है। ये है mr sin थीटा v और ये mv sin थीटा r। r sin थीटा का मतलब और v sin थीटा का मतलब, वेरी गुड। r sin थीटा मैं ढूंढ देता हूं यहाँ, ये देखो टक 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 टक, ये r परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये r sin थीटा है। ठीक, ये डिस्टेंस कितना है, और v परपेंडिकुलर ढूंढ देता हूं आपको, देखो v cos थीटा और v sin थीटा, और v sin थीटा और ये r परपेंडिकुलर,
है ना दोनों, आर परपेंडिकुलर। तो ये यहां पर आर परपेंडिकुलर इंटू लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन को टच नहीं किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पे आर को टच नहीं करा और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। ठीक, तो ये प्रोविजन है एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम, अब सामने चलते हैं स्टेटमेंट पे। यहां की बात तो होगी कैसे फाइंड किया जाता है फॉर अ पॉइंट मास अबाउट ओ। जब हम रिजिड बॉडी में जाते हैं कि भाई रिजिड बॉडी में मुझे एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करना है सर, लाइक अ लीनियर मोमेंटम जिसका सीधा संबंध वेलोसिटी से। लीनियर मोमेंटम तो एक बॉडी के अंदर उसके मोशन को मेजर करता है, ऐसा कहा जाता है कि मोशन का मेजरमेंट है, तभी इसीलिए काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है कि बॉडी में अगर बॉडी रेस्ट पर है तो कंफर्मेशन यही है कि भाई एक बॉडी जो ट्रांसलेट कर सकती है रेस्ट पे है तो निश्चित रूप से उसका मोमेंटम जीरो होगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि भाई जिस तरह से P और V का कनेक्शन है, सिमिलर वैसे ही रिजिड बॉडी के लिए L और ओमेगा का कनेक्शन है, L ओमेगा का कनेक्शन। भाई जैसे वहां पर लीनियर मोमेंटम का सीधा सीधा रिजल्ट, सीधा सीधा रिलेशन है किससे, वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी मेजरमेंट जुड़ा हुआ है मोमेंटम के साथ, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम के साथ एंगुलर वेलोसिटी सीधी सीधी जुड़ी हुई है, बिल्कुल सेम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अंतर क्या है, अंतर ये है, सामने कुछ लिखा है ना, देखो P इज इक्वल टू एम वी में P एंड V नेसेसरली पैरेलल। याद करो, याद क्यों करें, याद है सर, क्या याद करें, याद है हमें, हमसे कोई पूछे F इज इक्वल टू एम ए तो डायरेक्शन ऑफ F इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ, भैया जिधर फोर्स तो एक्सीलरेशन उधर ही लगेगा ना, और 100 बार बोली भी जाती है बात, डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ V, कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन मेरे पुत्र इस कम समय में ये लाइन याद रख के जाओ, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको अच्छे से याद रखो, उसके आगे पीछे के डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना क्योंकि वो थोड़ा इट्स अ सिंपल स्लाइट क्रिटिकल डिस्कशन, लेकिन याद करना मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। डिस्कशन उन्होंने बताया, इस बात को अच्छे से डिटेल में समझाया है और आपसे एक्सरसाइज में थ्योरी में पूछा भी है कि भाई आप बताइए क्या एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा हमेशा पैरेलल होंगे, कतई नहीं सर, ये सामने लिखा है, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, एल ओमेगा आर नॉट, इसीलिए ये रिलेशन देख रहे हो, मैंने कहा ना वहां वाला जब मैं चार्ट बना रहा था तो मैंने कहा इसमें कुछ ऐसा है जो हम इनको आमने सामने नहीं लिख सकते, और वो ऐसा है जैसे वेक्टर P इज इक्वल टू mv है, लेकिन वेक्टर L इज नॉट नेसेसरली आई ओमेगा वेक्टर, समझ गए। ये रिलेशन हमेशा लिखी जा सकती है किसमें, किसमें, स्केलर में, बस यही डिफरेंस है। एनोलॉजी में जितनी रिलेशन आपने पढ़ी है किसी में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जैसी ट्रांसलेशन में उनके इक्विवेलेंट एनालॉगस टर्म के साथ वैसी ही रोटेशन में जितनी रिलेशन आपने पढ़ी, भले एफएमए को टॉ आई अल्फा लिखा, जितनी भी रिलेशन आपने पढ़ी वहां मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी पे, सिवाय एक पे कि P इज इक्वल टू एम वी एंड L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो P एम वी वेक्टर स्केलर दोनों में, लेकिन L आई ओमेगा इज ओनली द प्रॉब्लम। कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसे एग्जांपल जहां पे हम पाते हैं कि ऐसा कोई, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि L एंड ओमेगा दे आर ऑलवेज, जरूरी नहीं कि एंगुलर मोमेंटम की जो दिशा है ओमेगा का भी डायरेक्शन सेम, तो बस वही एक प्रॉब्लम है, ठीक। तो इसको याद रखें हमेशा, स्केलर फॉर्म में ये ट्रू बैठेगी, और इसका वेक्टर फॉर्म बिल्कुल लिखने की, अगर कहीं लिखने को आए कि भाई विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट, तो वेक्टर वाले पे तो कभी भी नहीं मारना है, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, तो स्टेटमेंट को याद रखें हमेशा। A particle of mass 5 kg moving with a uniform 91 का क्वेश्चन है, और किस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल जा रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस 4। बड़ा इंतजार है इस सवाल का, लगातार आपने देखा होगा, आपने जितने भी टेस्ट दिए आपको ऐसे सवाल दिखाई देते हैं, और PYQ में थोड़ा सा अभी रिसेंट ईयर में भाई लग रहा है कि चलो आना चाहिए ये सवाल इस तरह का, क्योंकि बहुत पहले पूछे गए सवाल हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक हल्का सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन है जिसका कि कंपैरिजन मैंने किया y इज इक्वल टू, जिनसे लाइन ना बने वो बिल्कुल हल्के तरीके से x0 पुट करके y पॉइंट, y0 पुट करके x पॉइंट, लेकिन जिनसे बन जाए उनको मालूम है स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये लाइन है ना बच्चे, और वो जिनको थोड़ा सा आइडिया है कि m यहाँ पर कितना 1
मतलब जिनको आइडिया है उनको कोई डर ही नहीं रखता, थोड़ा सा जिनको नहीं है थोड़ा सा वो उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है कि भाई y0 रखा तो x -4 आए तो ये डिस्टेंस 4 बना, x0 रखा तो y 4 आए तो ये भी दूरी 4 बनी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, भागा चला जा रहा है पार्टिकल। और कितना स्पीड है 3√2, यूनिट नहीं दिया इसीलिए आगे यूनिट में आंसर दिया, यूनिट लिखे नहीं है, मास का यूनिट जरूर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ऑरिजिन। लाइन ऑफ मोशन एकदम क्लियर है, स्ट्रेट। तो मैंने जब फॉर्मूला डिस्कस किए तो एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला आपसे शेयर किया, अगर वेलोसिटी वेक्टर को ना छेड़ना हो तो आप लाइन ऑफ मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन है उसका r से क्या ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो सीधा सीधा o से। तो जब मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज 4, ये 45 और ये क्या बना बच्चे, क्या बना 4 sin 45, ये 4 cos 45, ये 4 sin 45, राइट। मास कितना बताते जाएं, मास की वैल्यू कितनी 5 kg, वेलोसिटी कितनी 3√t और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, और ये बन गया 15√2 इंटू 4, 16 यूनिट विद आवर्स, ठीक। तो सिंपल कंडीशन, और सबसे जरूरी बात कि सर पार्टिकल कहाँ है, आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मेरी बात पे अच्छे से विचार करना, देख सर्कुलर मोशन होता तो मेरा इंटरेस्ट होता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल बेंड हो रहा है ना भाई। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता तो मैं कहता कि सर कहाँ है ये तो बताओ। यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, ट्रेजेक्ट्री कहीं भी होगा, लाइन का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन। अरे पार्टिकल कहीं भी बना दो, अब यहां बना दो, अब यहां बना दो, अब यहां बना दो, इस पूरी कैलकुलेशन पे कोई फर्क आना है, नहीं आना है ना, नहीं आना है, राइट, बिल्कुल नहीं आना। ये 2007 का क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास m इन द xy प्लेन विद वेलोसिटी v। हर न्यूमेरिकल में थ्योरी है, हर थ्योरी से न्यूमेरिकल बन सकता है, इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन जब करो डिटेल में करो। डिटेल का मतलब वो डिटेल टीचर नहीं, टीचर तो बताएगा, मैं भी कोशिश करता हूं बताने की, निकालता हूं ढूंढ ढूंढ के पॉइंट, लेकिन आपकी भी तो अपनी एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए ना, सवाल के अंदर आप भी तो सवाल कर रहे हैं ना। तो सवाल से ही एक सवाल बना है थ्योरी का, along the straight line AB angular momentum of the particle with respect to origin is LA। भाई तू ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बस कंफर्म कर ले वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं। वेलोसिटी v है, ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, LA LB दे सी। तो पीछे डिस्कस हो ही गया, वैल्यू आप निकाल के देख ही ली पिछली बार, तो आंसर याद रखें LA LB। बट ये याद रखें कि वेलोसिटी कांस्टेंट, ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन, ये ना हो कि वेलोसिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो और तब आपसे कोई पूछे, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, उसके बाद ही आंसर दें। याद ना करें, समझें बात को। बट दोनों क्वेश्चन जो PYQ में दिखे वो दोनों सिमिलर ही हैं, एक में वैल्यू फाइंड करनी थी, दूसरे में केवल थ्योरेटिकल एनालिसिस करना था। क्योंकि R परपेंडिकुलर सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन, पोजीशन कोई भी हो बट एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा अबाउट। हम आ गए एक रोटेटिंग बॉडी ऑफ मास m(n)(2m) विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA एंड IB, राइट, हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई ट्रांसलेशन में। ये फॉर्मूला बहुत फेमस रिलेशन, अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन में। सिमिलरली अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, फॉर्मूला रिवाइज करें भाई। सिमिलरली मैं अभी चार्ट आपसे शेयर भी किया कि आप सभी तरह के फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से एनालॉगस टर्म के अकॉर्डिंगली उनको बनाने की या याद करने का प्रैक्टिस करें। इक्वल काइनेटिक एनर्जीज हैं और LA एंड LB देयर एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली, देन और डिफरेंस है इनके इनर्शिया में। तो यहाँ पर L स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, ये दिया है ना, दो रोटेटिंग बॉडीज हैं,
मास जरूर m2m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, क्या दिया है ये इक्वल काइनेटिक, तो k को क्या ही करेंगे, तो अब l और I तो सीधा प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये लिखा है ना IB इज मोर देन IA, तो व्हाट अबाउट LB? LB इज मोर देन LA, सीधा एंगुलर मोमेंटम ही तो कंपेयर करना है, सीधा सा, कुछ भी नहीं करना भाई। रोटेशन इफ LA LB बी देयर एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बिकॉज K इज सेम फॉर बोथ, दे इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। मासेस दिए हैं सर, अरे मास का आप क्या करोगे, कुछ ओमेगा का होगा रिलेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम उस डिटेल पे जाए, पता करें भाई इनके ओमेगास क्या हैं, मैं इतना ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं चाहता, मैं सीधे तौर पे जाना कि K सेम है तो K सेम पे L प्रोपोर्शनल टू सीधा स्क्वायर रूट ऑफ I है और LB इज ग्रेटर देन LI, जो रिलेशन I में होगी वही रिलेशन L में होगी। चलो अगला क्वेश्चन बेसिकली या इसके बाद के जितने सवाल हैं 22 23 आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी बच्चे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं एक छोटा सा रिलेशन यहां लिखता हूं, लाइक F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt, जो कल हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में डिस्कस कर रहे थे, उसी प्रकार से टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt। तो व्हेन टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्सटर्नल इज मिसिंग, एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट नहीं करेगा सिस्टम पे, तो ऑब्वियसली L is constant from inertial frame of reference, आप L constant लगा सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, L constant, राइट। तो a solid sphere is rotating freely about its symmetric axis in free space, सराउंडिंग स्पेस नहीं, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं काम कर रहा, फ्री स्पेस है, पढ़ लो आप आराम से। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड, तो इसका जो रेडियस है ना, मतलब इट्स एक तरीके से एक्सपेंडिंग, रेडियस बढ़ रहा है, राइट। इंक्रीज ऑफ रेडियस इंक्रीजेज आए बिकॉज कीपिंग द मास कांस्टेंट है ना भाई, मास सेम रखते हुए रेडियस एक्सपेंड करेगा तो इनर्शिया तो चेंज होगा, इनर्शिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑब्वियसली, एंड इट्स मास इज सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द स्फीयर। देख टॉर्क एक्सटर्नल तो मिसिंग है, पूरी एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, इंटरनल रिएक्शंस की वजह से बल्ज कर रहा है बाहर, फूल रहा है, या सोचो कि ये किसी तरह से ये स्वेल कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो मेरे को मालूम है कि पहला तो L रिमेन कांस्टेंट, और L है बच्चे कितना, I ओमेगा कांस्टेंट, राइट। भाई I इंक्रीजिंग ओमेगा डिक्रीजिंग, जिससे कि I ओमेगा का प्रोडक्ट क्या बना रहे, कांस्टेंट। अब मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं, इसमें लिखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मतलब विचार करते हैं सारे ऑप्शन पे, तो L तो कांस्टेंट है, बट I तो चेंज हो रहा है ना भाई, तो K कहां से हम सेम रख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो ऑब्वियसली राइजिंग है भाई, एंगुलर वेलोसिटी वो तो हमने, और एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ, सिंपल सा एग्जांपल, इसी तरह के क्वेश्चन को भी इस बार पूछा गया 2025 में, जो सवाल आया है, जो 2025 का सवाल है सामने आपके, उसको इसी को न्यूमेरिकल में बदल दिया गया कि a sun rotate around its center once in a 27 days, है ना बच्चे, once in a 27 days का मतलब 27 दिन का इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। What will be the period of revolution if the sun were to expand to, अब देखो वो थ्योरी, वो भी PYQ, ये थ्योरी नहीं, ये न्यूमेरिकल। लेकिन मुझे बताओ कि दोनों सवालों पे अंतर क्या है, सोच तो सेम चाहिए ना, अप्रोच सेम चाहिए, और जितने सवाल आपने किए एक्चुअल में उसके आधे सवाल ही हमें करने चाहिए। मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि भाई ये है कि सारे सवाल हमें करवाने हैं, अदरवाइज वो इस वजह से आधे, क्योंकि आधे सवालों के तो कंसेप्ट ही ऑब्वियसली सिमिलर लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर रेडियस R से कितना हो गया 2R, और ये क्या लिखा है पढ़ो जरा, हाँ कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं, assume the sun to be sphere of uniform density, मतलब शेप में कोई चेंज नहीं। तो now they are asking to find the, हमसे पूछ रहे हैं नया रेवोल्यूशन बता दो कितना होगा टाइम पीरियड रेवोल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला है,
तो I1 इज लाइक, मैंने इसको सॉलिड स्फीयर मान लिया है। I2 इज लाइक ठीक, तो ये बन गया सर। जो कॉमन टर्म है वो तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, 2 पाई 1/T1 या 4/T2, ठीक। और T2 विल कम एज 4 टाइम्स T1, और T1 कितना बच्चे 27। वन 108 days will be the answer। ये भी इस साल का क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल, और बेस्ड है किस कंसेप्ट पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड। और वही कंडीशन, अब देखो मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आप जा रहे हो PYQ करके जा रहे हो, मानो ये 25 से पहले का प्रैक्टिस है लास्ट ईयर का, तो PYQ तो तब भी किए बच्चे ने, वो कंडीशन तब भी पढ़ी, टीचर से डिस्कस तो की होगी ना। अब केवल वही बच्चा फंस सकता है जो PYQ नहीं करके गया, भाई कि मैंने ये सवाल पहली बार देखा या कंसेप्ट पहली बार देखा। कैसे भाई, 18 में तो आया है कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है, स्वेल कर रहा है, रेडियस बढ़ ही तो रहा है, ये नहीं बोला कि भाई कितना हो गया एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट में और उसमें अंतर नहीं है। बस ये लिंक जब बन गया ना मेरे बेटे कि सर देखो फला सवाल इस ईयर का था, बस थ्योरी था, हमसे उसका न्यूमेरिकल बना के पूछ लिया, सिलेबस अपने आप श्रिंक हो जाता है, वरना तो फिर वो फैला फैला लगेगा ही लगेगा। जब आप PYQs करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल आपकी अप्रोच के बाहर आ जाए, इतने सारे सवाल, सारा NCERT, सारा PYQ, कहाँ से ले आओगे सवाल भाई, एक आध लाओगे, 45 में से 40 थोड़ी ना बाहर से ले आओगे, 5 लाओगे आप, 40 तो आप वो लाओगे जो मैं देख के आ रहा हूँ, जो कंटेंट मैं पढ़ के आ रहा हूँ, 40 तो मेरे कंटेंट के अंदर से लाओगे। सॉल्व होना ना होना वो आपकी प्रैक्टिस है, डिनाई नहीं कर पाओगे कि नहीं पढ़ा सर या किताब में नहीं, डिनाई नहीं कर, सॉल्व होना ना होना वो देखो अपनी स्किल और अपनी प्रैक्टिस पे, कि हम विद इन अ टाइम लिमिट, कि सर मैं पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाया, वो एक अलग समस्या हो जाती है, फिर उसका निवारण भी अलग ही, वो लेवल ऑफ प्रैक्टिस है जो फिर आपने करी है उस हिसाब से आपके सामने आएगी। तो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल 2015 का, लगातार सवाल आए, कौन कह सकता है कि भाई ऐसे बेहतरीन PYQ करने के बाद हमें कोई समस्या हो सकती है। वहां पर कह रहा है कि हमने नीचे से स्ट्रेच करा, इसको खींचा हमने नीचे से, देख ऐसे, ये देख बेटे, इसको हमने खींचा और खींचा तो ये देखो ये फोर्स डेवलप हुआ, सुनते रहना। अब अंकिता इस फोर्स का इस O के अबाउट कितना होगा टॉर्क, 0, भाई ओरिएंटेशन ही ऐसा है। इसका मतलब आप भले इस घूमते हुए बॉब को टेबल के नीचे से रस्सी से जितना मर्जी खींचो, लेकिन आप इसके रेडियस को चेंज कर लोगे, ये अपना ओमेगा बदल देगा, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलने वाला, क्योंकि आपके एक्ट से इस पे कोई टॉर्क काम, भाई देखो किसी भी चीज का एंगुलर मोमेंटम का चेंज, L का चेंज टॉर्क की डिमांड करेगा ना, टॉर्क एक्सटर्नल dl/dt है ना, चेंज ऑफ dl तो सीधा टॉर्क से कनेक्टेड है, और जो फोर्स का तरीका आपका लगा देगा उसमें टॉर्क लग कहां पा रहा है, इस फोर्स का मेरी बच्ची जो आपने खींची रोप, जो फोर्स यहां बढ़ाया, इस फोर्स का O के अबाउट कितना है वैल्यू ऑफ टॉर्क, 0, तो जाइए और से रहा है, तो ऑब्वियसली L कांस्टेंट है। अब L आप वैसे तो उसका ट्रांसलेशन दिया MVR भी ले सकते हो, L आप आई ओमेगा भी ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप ले लो। तो जैसे मैंने MVR ले लिया तो M V0 और R, क्यों, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है। MVR थोड़ा सा आगे सरक के बना है, बट आप जानते हो कि ये एंगल कितना है 90, परफेक्ट है ये तो अलाइनमेंट ना, थोड़ा सा फिगर आगे परफेक्ट सरक के बना है। MVR सब 90 पे एग्जैक्ट फिगर है, परफेक्ट अलाइनमेंट है। और उसके बाद रेडियस कितना कर दिया इन्होंने, R0/2, तो V डैश कितना हो गया 2V0। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। V डैश का वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, ये
ठीक है, Yes. फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दिया हाफ एम वी डैश स्क्वायर, हाफ एम, और वहां पे रेडियस हाफ हुआ था, वेलोसिटी डबल, ये लगा के प्रीवियस वेलोसिटी के टर्म में आपने आंसर निकाल दिया, दिस गोइंग टू बी 2 mv नॉट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ऑफ मास एम, और अरे बाप रे 98 9 10 उसके आगे भी, मतलब आगे जगह खत्म हो गई, और बेसिकली जिनसे मैं एक सीधी सी बात करूं, ये देखो, ये है वो सवाल जो इन सारे सवालों का सोर्स है, 7.23 नंबर एनसीईआरटी का सवाल नंबर 23 जो एनसीईआरटी का था, यही सोर्स है बेटे। तो लगा और भी बहुत साल जब पीवाईक्यू में देखोगे तो लगातार ये सवाल पूछा गया है, और सोर्स ये है, तो मैं पहले वो कर देता हूं, फिर इस सोर्स पे आता हूं। तो एक सर्कुलर रिंग है ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, और दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों का मास स्मॉल एम, आर अटैच्ड जेंटली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर। The ring now rotated with angular velocity given by. तो we have just dropped the two masses. हमने दो masses से drop करे normally. कोई टेंजेंशियल एफर्ट नहीं, कोई एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स नहीं, एक इंपल्स होगा, वो भी नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक। तो इस पूरे प्रोविजन में किसी तरह का कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, ठीक। कोलिजन है, अगर ऑब्जेक्ट जाके हिट किया तो जो भी इंपल्स आएगा या इंपल्सिव टॉर्क आएगी वो पेयर में ही आएगी। तो टू एक्सटर्नल, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 में ये एक रिंग, और I2 में एक रिंग, साथ में दो पॉइंट मासेस, कैपिटल आ रहा है कि स्मॉल आ रहा है? स्मॉल आ रहा है ना, स्मॉल आर ही लिखो भाई। ईच पॉइंट मास हैविंग इनर्शिया स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, है ना, प्रत्येक पॉइंट मास का इनर्शिया कितना, स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। तो ओमेगा आ गया बच्चे, ओमेगा 2 कितना होगा, ये होगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m इंटू ओमेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक फॉर्मेट ऑफ एक्सप्रेशन है जो याद रहे तो बेहतर है। और अब ये रिंग है तो डिस्क भी हो सकती है बेटे, ये शेप पे तो कहीं भी कुछ हो सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। मैं इसके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं इसके मेन ऑब्जेक्ट्स आपसे शेयर करूंगा, जो मेन कंडीशंस जो हैं इसके अंदर। A man stands on a rotating platform with his arm stretched horizontally, a 5 kg weight in each hand. तो कितना वेट है बच्चे? ये 5 kg वेट है दोनों हाथ, और इस पूरे सिस्टम का इनर्शिया दिया है मैन अलॉन्ग विद द प्लेटफॉर्म का, और इसका ओमेगा भी गिवन है। The man then brings its arm close to his body with the distance of each weight from the axis changes from 90 to 20. ये दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर से कितना दूरी हो गया? 20 हो गया बच्चे, ये कंडीशन। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? तो जिस तरह से बॉडी को श्रिंक करा, इंटरनल स्ट्रेचिंग है, इंटरनल फोर्सेस है, बाहर का कोई एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं। इस पूरे इवेंट के अंदर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ दिस रिवॉल्विंग सिस्टम ये पूरी तरह से वैलिड। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 बताएं। I1 में प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के साथ मैन है, और उनका कितना दिया इनर्शिया? 7.6। और जो दो मासेस हैं, जो उसको जिन मासेस को इसने होल्ड कर रखा है, उनके इंडिविजुअल इनर्शियाज 5 इंटू डिस्टेंस कितना 0.9 का स्क्वायर, और कितने बच्चे? 2। एंड व्हाट इज इनिशियल ओमेगा 1?
ओमेगा 1 इज 30 रिवोल्यूशन पर मिनट। देखे तो देखो यहाँ है ना भाई, तो ओमेगा 1 आपने क्या लगा दिया 30, बिकॉज इक्वल सामने भी आरपीएम में आ जाएगा। व्हाट्स रॉन्ग विद इट, है ना भाई। हमें तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी अगर ऑप्शन में रेडियन पर सेकंड होगा तो आप बाद में कन्वर्ट करते रहना। तो व्हाट अबाउट I2? I2 में स्टिल 7.6 वाला पार्ट तो सेम ही है। क्यों सर? बॉय along with प्लेटफॉर्म, बॉय along with प्लेटफॉर्म तो सेम है। डंबल जरूर अब पास आ गए, तो डंबल ऑफ ईच मास कितना है 5, डिस्टेंस 0.2 स्क्वायर इंटू 2 है ना बच्चे, इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 2 आप फाइंड करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने बोला कि आप सॉल्व खुद करेंगे। अब उन्होंने पूछा है कि सर बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन द प्रोसेस, कि भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है क्या इस प्रोसेस में? सवाल ही नहीं उठता ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ आएगा सर इसमें? इसमें तो आप देख रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और मैं k = L² 2i से भी अगर सोचूं ना तो i इज गोइंग टू चेंज। भाई अगर ये श्रिंक कर रहा है तो i डिक्रीज कर रही है, और अगर एक्सपेंड करे तो i बढ़े। तो अगर मैं सोचूं, मेरे से पूछे कि इंक्रीज या डिक्रीज है, देखो मैंने लिखा है यहाँ, पूछा नहीं है लेकिन हम शेयर कर लेते हैं बात को, है ना। तो आपने बोला इस पूरे सिस्टम का L क्या है, ये क्या है अंकिता बताना बच्चे, है ना, बोलना बेटे। तो जैसे कि हाथ उसने श्रिंक किए, आई चेंज हुआ, राइट, तो के ऑब्वियसली। तो ये थोड़ा सा मामला समझें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा जुड़ा है, वो अपने आप में अलग है भाई। वो तो आप L कांस्टेंट है, आपके आई के चेंज पे डिपेंड करता है आपका के कैसा होगा। तो के इज नॉट कांस्टेंट है, के यहाँ कांस्टेंट नहीं, ठीक, हटा दें इसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। A bullet of mass 10 ग्राम एंड स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 27th क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। 27 नंबर सवाल आपके एनसीईआरटी से। और ध्यान रहे जितने भी PYQs हैं, जैसे मैं एक PYQ इसमें प्रिंट नहीं है बट आई विल डू इट, मैं उसको करूंगा। 2012 का एक स्पेशल PYQ है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, वेरी स्पेशल क्वेश्चन। तो वो सवाल तो मैं करूंगा बोर्ड पे 2012 का। और ये सवाल वो है जिसका सही मेरे को लिटरली इंतजार है कि मतलब इसको आ जाना चाहिए भाई। अब सवाल को बहुत ही दिन हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन को तो हाथ भी नहीं लगाते एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में। कि एक बुलेट है, मास 10 ग्राम का, स्पीड कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड, fired into a door and gets embedded exactly at the center of the door. The door is 1 meter wide and the weight is 12 kg. It is hinged at one end and rotates about a vertical axis. मानो ये हिंजेस है डोर पे, थोड़ा तिरछा डोर बनाया है, ऐसे घूम सकता है। और कितना वाइड, कितना है डोर, कितना वाइड है बच्चे 1 मीटर वाइड है डोर। और जब हिट किया, मतलब मैं अगर इस डोर का ये जिस पॉइंट पे हिट किया वो डिस्टेंस हिंज पॉइंट से कहाँ है 0.5 मीटर, ठीक है ना। एक ही एंड पर हिंज है तो उस एंड के अबाउट घूम सकता है डोर ऐसे, जिस एंड पर हिंज है। तो मैं अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करूं अबाउट द हिंज पॉइंट, जो हिंज एक्सिस है इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करो, किस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया है, क्या वेलोसिटी है, मास कितना है, ये मास है बच्चे और ये वेलोसिटी। तो मैं थोड़ा यहाँ पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देख, व्हाइल हीटिंग तो इम्पल्स जनरेट हुआ, जब भी बॉडीज हिट करती है ना तो ये इम्पल्स जनरेट होता है। और इम्पल्स जो अपना टॉर्क बनाएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो ऑब्वियसली उसका टॉर्क चूंकि पेयर में है तो टॉर्क क्या होगा 0। लेकिन हिंज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका तो टॉर्क आएगा ना, हिंज से तो कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं ना कि भाई वो कितना हो जाएगा, जब आप हिंज के अबाउट टॉर्क ले लोगे, जो हिंज एक्सिस जहां से पास हो रहा है, तो हिंज पे लगने वाले फोर्स का टॉर्क तो बना नहीं, बाकी जो फोर्स है पेयर में आ रहे हैं टक्कर के दौरान, तो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम कितना हो जाएगा 0। मतलब इस टक्कर में नेट टॉर्क तो पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि
एंगुलर मोमेंटम कंसर्व। अब इनिशियली सिस्टम में ओनली वन बुलेट वाज देयर, बुलेट थी जिसका मास था, वेलोसिटी थी और एक्सिस से दूरी थी कितनी 0.5। तो एंगुलर मोमेंटम वाज m v एंड r। ये इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन है, ये इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन एम वी आर, मास वेलोसिटी इनटू आर, और फाइनली इट गेट्स स्टक विद इट, स्टक कर गई इसके साथ, जाके एम्बेड भी हो गई, चिपक गई उसके साथ। तो ऑब्वियसली द बॉडी परफॉर्म्स, जब ये स्टक कर गया, मैं एक फिगर अगर बनाना चाहूं यहां पे, प्योर रोटेशन, तब तक एंगुलर मोमेंटम में लगेगा फॉर्मूला आई ओमेगा। आई की वैल्यू मैं बताता हूं, देख आई कितनी है यहां पर, आई है डोर की, और डोर का एंगुलर मोमेंटम वैसा ही भाई, डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही जैसे रॉड का अबाउट 1 एंड कितना वैल्यू, मास ऑफ द डोर बताना कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द डोर 12 kg, और लेंथ कितनी है ml²/3 प्लस बुलेट का भी मास कितना 10 to the power -2 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, ये इनर्शिया है आई, ये आएगा 4 + 0.25, ठीक, 0.25 इंटू 10 to the power -2। दिस वैल्यू इज वेरी लेस, इतना कम वैल्यू है कि इसी को आप आई को यहां पे कितना लिख दो, एंड फाइंड द ओमेगा, फाइंड करके बताएं ओमेगा कितना, क्योंकि वो वैल्यू अगर ऐड भी करेंगे ना 0.25 × 10⁻² का मतलब है 0.0025, कोई फायदा नहीं ना भाई, मैं अगर इसको ऐड भी करूं यहां तो 4 के आगे 0.0025 लिख के क्या फायदा है, कोई फायदा है क्या मेरे को, कोई फायदा नहीं, मैंने ऐड ही नहीं किया, नेग्लेक्ट कर दिया इसे। यहाँ 4 लिखो, ओमेगा की वैल्यू निकालो इमीडिएटली, कितना आएगा ओमेगा, मैं निकालता हूं यहाँ, ओमेगा का वैल्यू निकलेगा, ये आया 0.25, जरूरत क्या है 10⁻², सीधा ही कर देते हैं, 100 10⁻², 2.5, और उधर से कितना आ रहा है 4, 0.66। क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, चेक द आंसर प्लीज, है ना। yes. और नीचे वाला लाइन वहां दिया नहीं होगा एग्जाम में, ये तो चलो एनसीईआरटी में प्रिंट है तो लिख दिया उसने, हिंट वहां नहीं, हिंट ऐसा वहां नहीं होगा, फॉर्मूला याद करके आप जाए तो आंसर आप चेक कर सकते हैं उसमें एनसीईआरटी में, आंसर चेक करिए एनसीईआरटी में, दिखाइए देखिए क्या है आंसर, एक बार चेक करिए एनसीईआरटी में। तो उसका कोई फायदा नहीं था, और छोटी सी वैल्यू का कोई फायदा नहीं था लेने का, लग भी रहा था ऐड करने में काफी तकलीफ होगी भाई, 4 को 0.0025 से मतलब उसमें ऐड करना 0.025 बहुत दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, यही वो सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो फॉर्मेट पीछे हम लोगों ने देखा था ना क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ये जो देख रहा, जिसका रेफरेंस में दे रहा था कि जो क्वेश्चन का जिसका सोर्स एनसीईआरटी है, तो वो इस पोजीशन पर है, ये रहा, 2 डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, and rotating with angular speed ω1 and ω2 are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident। सीधा ऊपर से छोड़ा और नीचे आके सीधा गिरा इसके ऊपर, नॉर्मली फॉल किया, किसी तरह का कोई टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं जनरेट हुआ, कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं बनी। मालूम है कि बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि इसके फॉल करा, कुछ देर रिलेटिव मोशन होगा, देन आफ्टर सम टाइम एक सिस्टम की तरह हाँ एक साथ चलना शुरू, और ये सिस्टम बन गया a combined system of I1 and I2, ठीक, with angular speed ओमेगा। तो ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, मेरे को मालूम है इस पूरे प्रोसेस में
सेम, तो L इनिशियल इज लाइक I1 ओमेगा 1 प्लस, और फाइनली इज लाइक ओमेगा आ गया बच्चे ना। ठीक, ये ओमेगा है। और आफ्टर दैट दे आर आस्किंग कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन द सम ऑफ इनिशियल शो दैट, मतलब वहां शो दैट तो नहीं आने वाला, लेकिन अगर डेल्टा के पूछे इस सिस्टम में विच इज लाइक हाफ ये इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस, ये रहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये रहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनका डिफरेंस है। जब मैं ओमेगा की वैल्यू यहां रखूंगा, कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसे याद ना हो ये, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। तो बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने इसमें रखे नहीं, बट जब आप खोलोगे ना सवाल, कई बार मालूम क्या है कि एक देखो इधर एक रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा से, दूसरा रेस्ट पे ड्रॉप करा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है। लो अब मेरे को ये सब थोड़ा करना, मैं सीधा वही लगा दूंगा हाफ आई आई, और दोनों इक्वल है, आई प्लस आई ओमेगा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसके बहुत सारे कंडीशंस आपको अपने असाइनमेंट अपने पीवाईक्यूज में नजर आएंगे। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और ये डिक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रीजन सुन लो पहले कि भाई जब आपने एक को दूसरे के ऊपर ड्रॉप किया, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में एनर्जी का लॉस चल रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, स्लिपिंग है ना एक दूसरे पे, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क में ये लॉस जा रहा है एनर्जी का। तो ये सारे क्वेश्चंस 28 2012 का सवाल आप निकाल लो जिनके पास पीवाईक्यू है। क्वेश्चन इसमें है नहीं, वो प्रिंट नहीं कर पाया। क्वेश्चन ऑफ 2012 का सवाल आप निकाल लो और सवाल को आप पढ़ें, मतलब एवर बीन बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सबसे बेहतर सवाल 2012। और एग्जाम्पलर का एक सवाल का वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेस्ट क्वेश्चन का वीडियो मैंने डाला हुआ है, एग्जाम्पलर का एक सवाल, और उसमें भी इसी तरह से ट्रॉली से बच्चा जंप करता है। तो देखें एक रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म से टू 2012, तो आप शायद ढूंढ नहीं पाए और मुझे कोई और सवाल दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं 2013-14 के 2012 हाँ क्वेश्चन तो लिखवाए हुए मैंने, और शायद वो इसीलिए वो टाइप नहीं कर पाया, सोर्स यही था उसके पास, तो उसमें से उसको मिला नहीं होगा सोर्स। तो पढ़ दो सवाल, मेरे को बस चाहिए सवाल, मैं बना दूंगा ना। सवाल तो मुझे पता है क्या है, अरे मैं पहले बना लूं, जहां मुझे याद नहीं आएगा वहां बता दूंगा। रेडियस देखो, 50 kg बॉय स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे 60 kg का बच्चा खड़ा हुआ है। आई ऑफ द प्लेटफॉर्म दिया है 2 kg पर मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 200 kg मीटर स्क्वायर। 2012 का ये क्वेश्चन है, 200 kg मीटर स्क्वायर इसका इनर्शिया है डिस्क का, और ये 50 kg का बच्चा खड़ा है। और उसके आगे मैं लिख देता हूं कि बॉय स्टार्ट रनिंग with 1 meter per second square with respect to ground। तो ये कंडीशन देखिए उसमें, then find
फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। उसमें लैंग्वेज कुछ और है, उसमें आई थिंक क्या है, कुछ बोलना जरा। अच्छा, बस यही लिखा हुआ है, मुझे लगा कुछ और ही लिखा है, मिस्ट्री, कि फिर दोबारा इस पॉइंट से कब मिलेगा, ऐसा कुछ मुझे ऐसा याद है। सेम ही लिखा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन, कंप्लीट अ रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करना है। चलते हैं तो समझते हैं पहले ना। वैसे तो ये अपने आप में एक कैटेगरी होती है, जैसे भाई आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, जैसी वर्ड आएगा आप तुरंत कहते हो यार, भले वो हवा में फटे जाके, भले वो जमीन पे फटे, आप कहते हो यार लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। ऐसी बच्चा अगर एक डिस्क के ऊपर स्टार्ट्स रनिंग ऑन द डिस्क, और फिर दे आर आस्किंग कि भाई आपसे काइनेमेटिक्स पूछते हैं डिस्क की या बॉय के बारे में, तो आप जब देखोगे इस घूमते हुए डिस्क को, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ पहले एक और एक्सप्लेन करता हूँ। ये v वेलोसिटी से रन कर रहा है, तो बच्चे में और ये देख, ये है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द बॉय एंड द ग्राउंड एंड द प्लेटफॉर्म। ये दोनों पे एक्ट करेगा ना भाई, मैं चलूंगा तो ऐसा थोड़ा मेरे पे लगेगा फ्रिक्शन ग्राउंड से, तो ग्राउंड पे भी लगेगा अपोजिट। और ये जो पेयर ऑफ फोर्स आया है, इसका टॉर्क इसके अबाउट कितना, तो वाइल वॉकिंग चल रहा है बच्चा, तो फोर्स बच्चे पे भी एक्ट कर रहा है, राइट। तो बच्चे पे लगने वाले फोर्स का भी टॉर्क बन रहा है, तभी घूम पा रहा है बच्चा। बिना टॉर्क के तो कोई नहीं घूम सकता ना बच्चा। अगर किसी में अल्फा आया है तो वो टॉर्क की वजह से आया, और डिस्क भी घूम रही है क्योंकि डिस्क पे भी नीचे फोर्स आ रहा है, डिस्क पे भी टॉर्क बन रहा है। लेकिन सिस्टम पे अगर बात करें ना, वाइल वॉकिंग, तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, सिस्टम पे नहीं है टॉर्क, क्योंकि ये जो पेयर में आ रहा है, ये पेयर दोनों काउंटर टॉर्क है ना बच्चे। तो बेसिकली टो एक्सटर्नल, तो इनिशियल जीरो, और फाइनल टॉर्क में एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉय और एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। तो इनिशियली तो दोनों रेस्ट में थे, बाद में बच्चा भी है और डिस्क भी है। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज, हाँ, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये क्यों दिया है भाई, तो समझे इंपॉर्टेंस। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे कहां से, ग्राउंड फ्रेम से। तो शुगर है, इस घूमते हुए डिस्क पे बच्चे की वेलोसिटी भी कहां से दी गई है, अगर डिस्क से दी हुई होती तो मेरे को बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ती, बट वो यहाँ पर असुविधा हुई नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने इस बात का ध्यान रखा कि आपको सवाल का जो फ्रेमिंग है वो मतलब एक आसान तरीके से बना के दिया। तो चलते हैं और बच्चे का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, मास ऑफ द बॉय, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रेडियस कितना। ये MVR लिखने का जो कारण है ना, वो ये है कि बच्चे का स्पीड गिवन है, उसका लीनियर वेलोसिटी दिया है, तो जब उसका वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी से एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो MVR रहेगा। MVR निकालना आसान है हमारे लिए, क्या जरूरत है कि उस v से पहले ओमेगा निकाले फिर IMR स्क्वायर ओमेगा करें, कोई लॉजिक नहीं है। बेटर उसको MVR से हम अप्रोच करें। उसके बाद आया डिस्क, आई ऑफ द डिस्क, डिस्क के लिए आई ओमेगा लिख रहे हैं। आई ऑफ द डिस्क कितना बताया, 200, तो ओमेगा आ गया ये ओमेगा हो गया -1/2 रेडियन पर सेकेंड। माइनस इस वजह से कि जो बच्चे का जो टर्निंग डायरेक्शन है, सपोज बच्चे को मैंने एंटी क्लॉकवाइज सिखाया तो डिस्क का क्लॉकवाइज, अपोजिट, जिधर बच्चा जा रहा है डिस्क उसके अपोजिट। नेगेटिव का उतना ही सेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, ओमेगा तो आ गया, लेकिन ओमेगा पूछा किसने, पूछा तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना एक आसान टास्क नहीं है यहाँ पर। रीजन कि टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर कितने टाइम में पूरा होगा ना। नीचे अगर प्लेटफॉर्म स्टेशनरी होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, एक चक्कर काटना है बच्चे को, लेकिन प्लेटफॉर्म भी चल रहा है और बॉय भी मूव कर रहा है दोनों, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट बच्चे से दोबारा कब मिलेगा, वो बच्चे के एक चक्कर होने से पहले ही मिल जाएगा। तो या तो आप प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे रखो, जिसका सबसे आसान तरीका है कि ओमेगा ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, आप कूद जाओ प्लेटफॉर्म पे। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बच्चे का ओमेगा निकालोगे ना, तो ऑब्वियसली उस केस में प्लेटफॉर्म आपके रेस्पेक्ट में कैसा होगा, रेस्ट। थोड़ा सा रिलेटिव फ्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। तो बेस्ट है
2 पाई अपॉन ओमेगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। ये y रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो प्लीज बताएं फॉर्मूला, बोलते जाएं, है ना बच्चे। y का ओमेगा, y का v तो पता ही है और r इसका रेडियस है मेरे। ये हो गया v बाय r कितना हो गया, द v इज r इज, और डिस्क भी मालूम है, डिस्क का है ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। तो PYQ में पूछो मेरे से सर बेस्ट क्वेश्चन बता दो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेस्ट, तो ये इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं आज तक, अभी तक तो नहीं आया 25 तक, तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन। इस बार भी जो आया वो एंगुलर मोमेंटम का काफी आसान सवाल था, एक्सपेंशन था r से 2r, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हुआ, इतना मुश्किल है, शायद उन्होंने हटा ही दिया 28 ईयर में। बताओ, मैं ढूंढ रहा हूँ, उसमें मिल नहीं रहा मुझे 38 ईयर वाला। तभी मैंने उससे बोला, उसने उसका कैसे बना था स्लाइड, उसमें था ही नहीं, मैं चेक किए नहीं स्लाइड, मैंने बस देखे हाँ बने हुए हैं, तो मैंने उससे बोला कि यहाँ से यहाँ तक के ईयर के बना देना, बट उसमें आया नहीं है स्लाइड। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके कोर्स में हैं। हमने शुरू किया था सेंटर ऑफ मास से, ये सारा, इसमें सारा पार्ट वो कराया जो कोर्स सिलेबस है, सिलेबस के बाहर गया ही नहीं मैं। जबकि पढ़ाते समय हम लोगों ने तमाम और भी चीजें पढ़ी थी, उनको हम इग्नोर नहीं कर रहे। हर एक का प्रिपरेशन का लेवल अपना अलग अलग है, देखो अब उनको भी प्रिपेयर करिए क्लासरूम की चीजों को। लेकिन मैं कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, एट लीस्ट इससे नीचे नहीं जा सकते, ये कम से कम है, इससे नीचे की तैयारी का कोई लॉजिक बनता नहीं कि मैं इसमें भी सर कुछ रिड्यूस कर दो। अब इसमें मत देना कि इंपॉर्टेंट निकाल दो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे कम में नहीं जा सकते ना। ये इस चैप्टर का एट लीस्ट है, जिसमें 30 कल और 29 आज, 59 क्वेश्चन मैंने आपके साथ किए। 30 लगभग कल थे और 29 आज किए मैंने। ये 29 क्वेश्चन था जो हमने क्लास में किया, तो 59 क्वेश्चन मैंने आपके साथ किए। 59 क्वेश्चन एक चैप्टर में कम नहीं होते। कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई अब नया ही बनने वाला है सवाल जो उतरेगा सामने, जो पहली बार होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इन्हीं में से रहने वाला है। बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखो भाई, कहाँ तक आप टॉपिक पे काम करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो, वो तो उसकी तो कोई लिमिट है नहीं। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा आसानी से वहाँ सवाल आप अटेम्प्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में फिर बहुत जल्दी। थर्मल की हाइड्रो क्या चाहिए, थर्मल पहले करते हैं पूरा कि फ्लूइड पहले पूरा करें? जैसे आप बोलो, अच्छा बोलना, अच्छा बोलना, अच्छा फ्लूइड पहले पूरा करें, फ्लूइड कर देंगे। फ्लूइड एनसीईआरटी और वो सारा पार्ट है ना, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज जितने भी हैं, जितना एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है सारा, और सारा पीवाईक्यू, जैसे ये पार्ट था। अब एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में हार्डली एक आध सवाल छोड़ा होगा मैंने, हार्डली। आपका कोई सवाल एनसीईआरटी में छोड़ा, मैंने लिस्ट जो आपको बना के दी है ना, वो सारे लिस्ट के सवाल मैंने सॉल्व कर दिए। जितना मैंने लिस्ट आपको नहीं बना के दिया, बट मैंने एग्जांपल सारे नहीं करे, एग्जांपल मैंने काम के करे, थोड़ी एग्जांपल आपकी तरफ भी छोड़े, आप भी करोगे एग्जांपल्स को। इनर्शिया के सवाल है वो तो आप कर सकते हो, ठीक। तो फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं फ्लूइड के लिए। सिंगल टर्न है फ्लूइड में, तो सिंगल ही टर्न लगना है। थर्मल में भी सिंगल टर्न लगना है। फ्लूइड एक टर्न हो जाएगा, उसके बाद थर्मल एक टर्न हो जाएगा, फिर आप बोलोगे तो लॉज ऑफ मोशन पे चले जाएंगे और जहां भी आप जाना चाहोगे, है ना। क्योंकि एसएचएम और वेव्स में तो काफी मतलब डाइल्यूटेड पार्ट चल रहा है, मतलब उसके दिन खराब चल रहे हैं। उन दो चैप्टर्स के तो बड़े गरीबी के दिन, वो है ही नहीं उनके सामने देखा जाए तो, मतलब वो सिलेबस ही नहीं मान रहे, वो सिलेबस में मान ही रहे उनको। तो देखो, बट अगला फ्लूइड रखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, मैं डेट बता दूंगा, बट पहले एक क्लास रहेगी केमिस्ट्री की, नेम रिएक्शंस की सारी, और वो 11th वालों के लिए तो बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। आप लोग के लिए जरूरी है, सारी नेम रिएक्शंस हैं उसमें, पूरा फॉर्म है ना, एट अ ग्लांस पूरा एक साथ एक स्ट्रेच में नेम रिएक्शंस है। एनसीईआरटी की भले 40 रिएक्शंस हो, भले 50 से ज्यादा नहीं है नेम रिएक्शन, तो उस क्लास को पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर फ्लूइड अगली। दैट्स ऑल, थैंक यू।
सर क्या हो गया? अरे मैं ये सेंटर पे हूँ, तू बस नेता है, मतलब बैठे बैठे घर पे, मतलब घर पे नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या यहाँ? मैंने यहाँ पे यहाँ से मैसेज कर, नीचे आके देख नहीं सकती है? मैंने आपको मैं नीचे हूँ, 10 सवा 10 से आया हूँ, 10:30। तो तू मैसेज करी ना भाई, यहीं से बैठ। ये कितने बजे मैं तेरे से मिला था? 11 साढ़े 10 हाँ, आ बस। गए थे, मतलब सुबह ही आ गए थे सर। ये मेरे को जब इसको अरे नीचे ही तो कितना झूठ। सर मैंने एक राउंड मारा था, लिटरली आपको मैसेज करने से पहले ही हूँ। अरे रुक जा, मैं नीचे से ही मैसेज कर रहा था तेरे को सर जल्दी से। मैं नहीं आया और आ जाऊंगा भी नहीं। तेरे को नहीं पता कि मेरी क्लास है? सोती रहती है। ठीक है सर, वो सर कैसे नहीं आ रहे? अरे सर छोड़ सर, केक काटना है, आप डाउट रखो। अरे हाँ यार, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं याद ही नहीं ये था। मैंने सोचा है है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सबसे ज्यादा तेज है हाँ, तो हाँ। -3 को अगर एनोड प्लेट कर देंगे तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएगा। हाँ, हाँ। ये मैंने सोचा, लेकिन जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली तो ये 2 भी तो बदलेगा। देखना, तू ये जो ऊपर लिखा है ना, हाँ। इसे मैंने 5 निकाल ले, हाँ निकाल लिया। और 5 वही यूज करके अगली बार उसका के निकाल ले कितना है। अच्छा, वो बाय चांस आंसर हाँ, 5 निकाल लेना, 5 से फिर। अरे बता दे, अभी तो मैं आ रहा हूँ। 1 बजे से चल रही क्लास में, मैं 4 आपको बजे। भेज दूंगी कुछ क्वेश्चन। तू तो आता रह गया डाउट के लिए, आ जा रहा हूँ करते करते आज 3 4 5 बार मैसेज आ गया, डिलीट हो गया। करता क्या है? वो हॉस्पिटलाइज हो गया। कौन? मैं क्या हो गया? वो छोले भटूरे रोड से मैं तू तो छोले भटूरे किसके खाती है? रोड साइड पे 20 रुपए प्लेट कहाँ मिल रहे हैं भाई? हमें ही बता दे। 120 रुपए प्लेट दे रहा है नागपाल, 20 रुपए प्लेट। बेवकूफ आदमी, घर वालों को परेशान कर दिया। बड़ा कर है, ध्यान नहीं रखता अपना। ऐसे मेरे पे एसएचएम कर दिया मैंने, वेब के क्वेश्चन नहीं। आज अब कर देगा, बता देंगे यार। मैं यही हूँ, मैंने पहले बोला आजा, फिर तूने कहा मेरा क्लास स्कूल है, अगले दिन, फिर अगले दिन। वो स्कूल का था ना कि वो स्कूल 12 बजे छुट्टी कर दी, उन्होंने की नहीं, 2 बजे तक बैठा दिया। स्कूल में से टाइम ले लिया। वो मई में एग्जाम में 3 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई आदमी फेल हो जाए। आजा, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके, आज जेई वाले सर पढ़ाते हैं ना, तू भी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। रे वेव तो आएगा नवंबर में, अक्टूबर में। हाँ वही तो। वो उसको बुला पहले, है ना, अनुज सर को बुला ले। हाँ, उसका बंद कर दे, फिर स्लाइड राइट वो निकाल देना।